तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जो 100% आपके इसमें आता है, हर साल सेम रहता है, सिर्फ संख्या बदल सकती है, लेकिन 100% सवाल ये आपका रहने वाला है और ये कई बार रिपीट हुआ है, तो चांस इसके आने के बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हम संख्या 305 है, तो संख्या 305 है क्या है? देखो 3 तो परिमेय है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम ऑलरेडी हमने सिद्ध कर दिया है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि √5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, ठीक है ना, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। सिर्फ जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं वो क्या होती है? परिमेय होती है। जैसे अगर मान लीजिए अगर √25 हो, तो ये हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या, इसको कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि √5 का जो वर्गमूल निकलता है वो आता है 5। √5 का वर्गमूल क्या है? यहाँ लिख देता हूँ। √5 का वर्गमूल क्या आता है? 5 आता है। लेकिन √ अगर 5 है तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं आता है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगर √9 दिया जाए तो इसको जब हम वर्गमूल करते हैं तो 3 आता है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय होती हैं और पूर्ण वर्ग को छोड़ के जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा? उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में, तो इसलिए आपने सारे क्वेश्चन को करना अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन? देखिए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है, बहुपद x की घात 2 की घात 3 -64 में शून्य अंकों की संख्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, ध्यान दीजिए, चर की किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, चर क्या होता है? अल्फाबेट नंबर जो होता है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, abc हो गया, अल्फाबेट नंबर। यहाँ पे x क्या है? हमारा चर है। ये क्या है? ये चर है। ठीक है, क्या है? चर संख्या। अब इसकी सबसे बड़ी घात, लेकिन घात इसकी दो भागों में बांटी गई है। जैसे x² दिया गया है और इसकी भी घात दी गई है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा। क्या फॉर्मूला है? a की पावर m की पावर n। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इसका a की पावर mn, अर्थात दोनों की गुणा हो जाती है। पावर की पावर है तो उसका मतलब गुणा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे m की जगह कितना है? देखिए, m की जगह 2 है और n की जगह कितना है? 3 है। देखो ना, x की घात 2 है तो 2 क्या है? m। ठीक है, और n की जगह क्या है? 3 है। 3 है, दो x की घात 2 की घात 3, तो अब क्या हो जाएगा? mn। तो यहाँ सीधे क्या कर देंगे? x की घात 2 गुणा 3, तो x की घात कितना हो गया? x की घात 6 आएगा। ठीक है, तो ये समीकरण क्या बन गया? हमारी x की घात 6 -64। हमें बताना है शून्य अंकों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है x की? चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात देखेंगे हमेशा। ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात, चर, चर जो कि क्या है? x है, की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी? 6 है। तो शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर शून्य अंकों की संख्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पूरा सूत्र हो गया। ठीक है, शून्य अंकों की संख्या। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 6। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म का हल x बराबर 4 और y बराबर 1 है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं होंगी। ठीक है, निरूपित रेखाएं क्योंकि सीधी सी बात है, जो x और y के मान आते हैं ये उस बिंदु से आते हैं, x और y के मान उस बिंदु से आते हैं जहां पर ये दोनों रेखाएं के दोनों समीकरण, ठीक है, ये दो चर वाली जो रैखिक समीकरण है इनकी रेखाएं आपस में क्या करें? प्रतिच्छेद करें। ये बिंदु अगर होगा, जो यहाँ पे वाला बिंदु है, ये बिंदु क्या है? ये बिंदु यहाँ पे जो काट रहे हैं इसके मान दिए होंगे एक्स और वाई में। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, हमने दो लाइनें करी, देखिए एक लाइन ये जा रही है मान लीजिए, और दूसरी लाइन इसको ऐसे करके प्रतिच्छेद कर रही है इसी बिंदु पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये बिंदु है आपका, कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पे ये बिंदु कटान बिंदु है,
उभयनिष्ठ बिंदु है यहाँ पे ये, यही क्या होता है हमारा आंसर होता है, यहीं पर एक्स और वाई के मान होंगे, एक्स और वाई के मान होते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई के मान दिए हैं क्या, 4 तो 4, 1 यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा आंसर क्या है, बिंदु 4, 1, देखो बिंदु 4, 1, ठीक है। ध्यान देना, 4 हमेशा एक्स का मान पहले लिखा जाएगा, एक्स का मान क्या करेंगे हम, एक्स का मान पहले लिखते हैं। कैसे होता है निर्देशांक, कैसे होते हैं किसी बिंदु के, एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये पूरी डिटेल में मैंने एक्सरसाइज समझा रखी है, एक्स वाई के मान ग्राफ को पूरा डिटेल में समझा रखा है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वो देख सकते हैं, या मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ, और डिटेल में ग्राफ को मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो x, 4 हो गया, तो और इसका मतलब x का मान कितना है, 4, 1, ब्रैकेट हमेशा 4, 1 का रहेगा, ठीक है। x का मान हमेशा पहले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिंदु 4, 1 पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो ये जो बिंदु है हम क्या कह रहे हैं, ये इसका मान क्या है, 4, 1 है, कितना है 4, 1, ये क्या है, ये मान है 4, 1, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया बिंदु 4, 1 पे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल होंगे मतलब मूलों की संख्या बतानी, दो दो भिन्न मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों के लिए कंडीशन बता देता हूं मैं, क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, ठीक है। समीकरण लिख लेते हैं पहले, x² - 3x - 10 बराबर 0। समीकरण सूत्र है इसका विविक्तिकर कहते हैं, विविक्तिकर, ठीक है। विविक्तिकर का सूत्र है डी बराबर B² - 4AC, ठीक है। B² - 4AC सूत्र है, इसका ध्यान रखना। अब कंडीशन क्या होती है अगर डी, ये देखो डी का मान, अब क्या करेंगे देखो, सिंपल, क्या, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 और डी लेस देन 0। तो इसमें कंडीशन होगी दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। भिन्न वास्तविक मूल, कंडीशन बता दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल हो गए, यहाँ पे होंगे दो बराबर मूल, दो बराबर मूल, वास्तविक मूल, ठीक है, कोई मूल नहीं। जब 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो भाई इतना ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसको करेंगे सॉल्व, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखो। हम्म, क्या हो जाएगा, डी है, डी का बराबर क्या हो, डी बराबर B², बी की जगह वैल्यू कहां से निकली, देखो A B C इनके एक्स के गुणांक होते हैं, ठीक है, एक्स के गुणांक होते हैं। B² कितना हो जाएगा, B² होगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4, ए का मान कितना होगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना 1 है यहाँ पर, गुणा सी है -10 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है, -4 की गुणा 1 से होगी, 4 × 1 = 4 गुणा -10, 10 × 4 = 40 हो जाएगा, गुणा माइनस माइनस में तो प्लस के 40 हो जाएगा, 9 प्लस 10, 10 × 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 40 और 9 49 हो गया, ठीक है, 40 और 9 49 हो गया। तो हमारा पॉजिटिव नंबर आया, डी इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ये है, ठीक है ना। डी इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये हमने यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है। क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक है नहीं होगी आपको। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, आगे अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया अगला समांतर श्रेणी से संबंधित सवाल है। समांतर श्रेणी 3, 1, -1, के लिए सर्वांतर डी होगा, सर्वांतर निकालना है। तो पहले पद को कहते हैं, देखो किसी भी एपी, इसको इस पूरे समांतर श्रेणी को कहा जाता है एपी, ठीक है। समांतर श्रेणी को क्या कहा जाता है, एपी कहा जाता है। और एपी के जो पद हैं इनको प्रथम पद द्वितीय पद ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो अब देखिए प्रथम पद क्या है, ये A1 हो गया, ये
A2 हो जाएगा, ठीक है, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। चार पद दिए गए हैं यहाँ पर, हमें निकालना है D। तो D के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, D बराबर होता है A2 माइनस A1। ये D सार्वंतर वाला है, ठीक है, ये D कौन सा है, सार्वंतर वाला है, क्लियर है। तो D सार्वंतर वाला है, हमने क्या करना है, D निकालना है। तो D सार्वंतर वाला है तो D की वैल्यू हम निकाल देंगे। A2 कितना है, A2 का मान है 1 माइनस, सॉरी A2 माइनस A1 करना था यहाँ पे हमने, ठीक है। A2 माइनस है तो D का A2 का मान 1 है और A1 का मान है 3, तो घटा दीजिए, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, और लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। D का मान कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है। तो सार्वंत्र कितना आ गया बेटा हमारा, 2 आ गया, हमारा यही राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर निश्चित होगी घटना, निश्चित घटना, ठीक है, की प्रायिकता कितनी होती है, की प्रायिकता होती है हमारी कितनी, 100% या 1 कहते हैं, ठीक है। कितनी, 100% या 1 कहा जाता है। तो अनिश्चित घटना की क्या हो जाएगी, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है शून्य, कितना, 0% होती है। अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0%, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी डाउट लगता है, किसी भी सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, देखो परिधियों का अनुपात 1:2 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो परिधि का सूत्र हमें याद होना चाहिए, परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है देख लीजिए, वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। अब देखिए हमारे पास दो दो वृत्त दिए गए हैं, तो मान लीजिए एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, R2 है, ठीक है। त्रिज्याएं समझ गए, त्रिज्या क्या होता है, रेडियस कहते हैं, इसलिए R से दिखाते हैं त्रिज्या, ठीक है। एक की कितनी है, R1, एक की R2, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे आप, ठीक है। एक एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R1, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R2। तो सीधी सी बात है, क्या है, परिधियों का अनुपात दिया गया है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा, हम लगाएंगे सूत्र में, अनुपात दिया ना, तो 2πr1 अपॉन 2πr2। क्यों, अनुपात दिया है तो बट्टे में, अनुपात का मतलब क्या है, बट्टे में, कितना है, 1/2 है। बस इसको सॉल्व कर दिया, 2π से 2π कट जाएगा, कितना बचा, R1 अपॉन R2 बराबर 1/2। अब यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है बेटा अभी, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा जिसे कहते हैं आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, देखो R1 की 2 से गुणा होंगे तो 2R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपका कहाँ गया, R2। या तो आप ऐसे कर दो, या एक काम करो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करो, R2 की गुणा इससे कर दो खाली, और ये ऐसी रहने दो, क्योंकि हमें अनुपात ही निकालना, तो यहाँ R2 लिख देंगे, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे R2 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, सिंपल, अब निकाल दो, इसमें अनुपात कैसे निकलेगा, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 2R1 बराबर ऐसे ही करते हैं सिंपल, R2 करते हैं सिंपल, समझने में आसानी होगी। अब क्या करना, अनुपात निकालना है, ये इधर चला गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई पूरी करी हमने। अब देखो क्या होगा, ये R1 इधर चला जाएगा अपॉन में, तो 2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 हो जाएगा। और यहाँ कोई बट्टे में नहीं, तो बट्टे एक कर सकते हैं हम ऑटोमेटिक, ठीक है। जिसके बट्टे कुछ नहीं, उसके बट्टे हम एक लगा सकते हैं, ठीक है, सिंपल होता है। तो क्या तरीका हो जाएगा हमारा बेटा, R2 अपॉन R1 हो गया, ठीक है। तो अनुपात कितना निकला, 2:1 का अनुपात है किसका, R2 और R1 का, ठीक है। तो 2:1 कोई ऑप्शन दिया है, देखिए बिल्कुल दिया है, तो इसको हम आंसर को राइट कर देंगे, 2:1 का, ठीक है। इनकी त्रिज्याओं के बीच कितना क्या होगा अंतर, ये होगा, ये अनुपात होगा 2:1 का, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, sin 2a बराबर 2 sin a, बहुत अच्छा सवाल है, और कई बार ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया है बोर्ड में आपके।
तो ये सवाल आपने क्या करना, अच्छे से कर लेना है ध्यान से, ठीक है। क्या कहा गया, टू साइन ए, नहीं साइन टू ए, साइन टू ए बराबर टू साइन ए। तो यहाँ पे देखिए साइन टू ए एक फॉर्मूला आता है साइन टू ए का, क्या फॉर्मूला है देखिए, साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए कॉस ए, ठीक है, टू साइन ए कॉस ए, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो टू साइन ए की जगह क्या लिख देंगे हम, टू साइन ए कॉस ए, तो टू साइन ए कॉस ए बराबर टू साइन ए। अब देखो हमने क्या करना, इसको क्या करके करना, इसको लेके जाना इधर, ठीक है, बराबर के पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस ए, ये प्लस का है टू साइन ए, तो माइनस का हो जाएगा टू साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बता तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो टू साइन ए यहाँ पे भी है, देखो टू साइन ए और टू साइन ए इसमें भी है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम कॉमन ले सकते हैं सिंपल। तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने में क्या होगा, देखो टू साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, टू साइन ए कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस ए, माइनस टू साइन ए कॉमन गया तो बाहर गया, तो बचा कितना, भाग दिया तो एक बचा, आंसर जीरो। अब क्या हो जाएगा, टू साइन ए बराबर जीरो ले लीजिए, टू साइन ए बराबर जीरो, एक तो ये हो गया कंडीशन। ये हम क्या करें, बीजगणित में आपने कर रखा है, द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं आप सेम करते हैं ब्रैकेट, ठीक है, सेम होता है तरीका। और माइनस वन था बराबर जीरो, अब ये वन इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कॉस ए बराबर वन। अब क्या करना है, सिंपल, टू साइन ए, तो दो से जीरो को भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, तो साइन ए बराबर जीरो हो गया हमारा, साइन ए बराबर जीरो हो गया, ठीक है। क्या किया, दो दो को हम बट्टे में लाए, इसका मतलब टू साइन ए था तो ये क्या हो गया, साइन ए अब इक्वल टू जीरो पॉइंट टू, काटेंगे जीरो से तो जीरो ही आएगा आंसर, तो ये साइन ए बराबर जीरो हो गया, ठीक है, ये किया हमने यहाँ पर। अब देखो साइन ए बराबर, साइन में जीरो किसका मान होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने याद करिए, तो क्या होता है देखो, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन जीरो किसमें होता है, साइन जीरो का ही मान होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, काट सकते हैं, दिखा सकते हैं आप, तो ए बराबर कितना आ गया, जीरो डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, कॉस ए बराबर कितना, वन, वन किस में होता है, कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए का मान यहाँ पे भी कितना आ गया, जीरो आ गया, तो ए का मान जीरो आ रहा, हमारा फाइनल हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन दिया है जीरो, देख लीजिए, जी हाँ बिल्कुल दिया है ऑप्शन हमारा जीरो, ये है, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है, हमारा कोई डाउट या परेशानी यहाँ पर नहीं होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी का मान होगा, ठीक है, साइन थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी का मान होगा, तो सिंपल क्या करेंगे हम, देखो साइन थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी, तो सीधी सी बात है, इनके मान हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, तो हमने क्या करना है, मान रखना, साइन सिक्सटी का मान होता, साइन थर्टी का मान होता है वन अपॉइंट टू, प्लस कॉस सिक्सटी का मान भी कितना होता है, वन अपॉइंट टू होता है बेटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं की है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में अच्छे से समझा रखी है जी में, कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपने करना है, उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख लेना है, ठीक है। या सिंपल यहाँ पे देखो अब क्या करना है, अब इसको जोड़ देंगे, साइन सिक्सटी का मान साइन थर्टी का मान वन अपॉइंट टू, और साइन कॉस सिक्सटी का मान भी वन अपॉइंट टू, तो एलसीएम लेना आपको आता है, हर समान है, तो एलसीएम दो हो गया, ऊपर वाली संख्या को वन प्लस वन जोड़ देंगे, कितना हो गया, टू अपॉइंट टू, काटेंगे तो वन आ गया, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पॉजिटिव वन लेंगे, ठीक है, निगेटिव भी दे रखा है, निगेटिव नहीं लेना है आपने। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक पहली बार आप चैनल पे आए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे और आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, सॉरी हाँ, अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो सीधी सी बात है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, कितना होगा, तो सिंपल फॉर्मूला इसका प्रमेय है, प्रमेय में लिख देता हूं, प्रमेय है, प्रमेय क्या प्रमेय है,
ठीक है, प्रमेय ले लेते हैं। प्रमेय क्या होती है, प्रमेय क्या है इसमें? प्रमेय है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, यदि दो त्रिभुज, ये प्रमेय आपने नोट कर लेनी है, याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या अनुपात के बराबर होता है। अर्थात मतलब क्या है, एरिया। अगर दो त्रिभुज दिए हैं हमको, एक त्रिभुज ये है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है आपका ई एफ जी, ठीक है, दो त्रिभुज दिए हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया ऑफ, या सीधे लिखते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किसका, ए बी सी का, बटे क्या हो जाएगा, एरिया किसका, ई एफ जी का, किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ई एफ, ई एफ इनके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब संगत भुजाओं का अनुपात देखो यहाँ, अब देखिए, अब ये तो प्रमेय समझा दी मैंने आपको कि प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है ये क्या कह रही है, प्रमेय कहती है भैया ये है प्रमेय, कहाँ गया, ये प्रमेय है, ठीक हो गया, ये प्रमेय है। प्रमेय थ्योरिकल वे में ये है और सूत्र के वे में मैंने नीचे लिखा दिया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, देखो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ये दिया है, भुजाओं का अनुपात देखो, तो भुजाओं का अनुपात इसका मतलब इसका वर्गमूल कर देंगे, कितना, 4:9, 4/9 का क्या करेंगे, सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, 4/9 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल तरीका है, 4/9 का स्क्वायर कर देंगे तो 4×16 और 9×9 = 81, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 16:81। कोई ऑप्शन दिया गया है तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट मैं बैक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आऊँगा, ठीक है, ये परेशान करेगा, इसको नीचे ले आया, ठीक है, ये तो हमारा जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 16:21 हमारा राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का वर्ग करना है हमने, ठीक है, तो वर्गमूल कर दिया, ओ सॉरी वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 4/9 का स्क्वायर किया तो 4×16 और 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्नलिखित में परिमेय संख्या नहीं है, देखो परिमेय संख्या नहीं है कह रहा है, इसका मतलब परिमेय नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो दो परिमेय है, 16 परिमेय है, 5 भी परिमेय है, सिर्फ कौन सी परिमेय नहीं है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय है, तो अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक हो गया, समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। चलिए, किसी प्रकार का भी कोई डाउट लगता है आपको क्वेश्चन को समझने में, या कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आता, कोई प्रमेय समझ में नहीं आती, जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका 100% रिप्लाई आपको करूंगा और उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक का मतलब होता है एक, ठीक है, रैखिक बहुपद का मतलब है, सीधी सी बात है, घात कितनी है, एक है, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, एक होती है, तो सिंपल हमारा कहाँ गया, हमने क्या करना है इसमें, रैखिक बहुपद, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, ठीक हो गया, तो ये समझ में आ गया, रैखिक बहुपद की घात एक, द्विघात बहुपद है तो जितनी सबसे बड़ी घात क्या होती है,
वही क्या बहुपद कहलाता है। द्विघात होगी तो 2 होती, त्रिघात बहुपद में 3 होती, लेकिन रैखिक बहुपद में कितनी, 1 होती है। अभी हमने सिर्फ रैखिक बहुपद के बारे में बात करनी है, तो समझ में आ गया होगा रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन सी हमारा क्या है यहाँ पे राइट। अगला बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक होंगे, तो हमें शून्यक निकालना है। तो शून्य निकालने का तरीका क्या है, शून्य निकालने का तरीका है हमारा, देखिए शून्य निकालने का तरीका क्या है, देखो सिंपल, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा और 10th में भी आपने काफी बार कर रखा, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में इसलिए इनटू कहा जाता है, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहीं पे फॉर्मूला कर देंगे, ए की जगह एक्स हो जाएगा और बी की जगह 2 हो जाएगा, तो ए प्लस बी तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक्स माइनस 2 बराबर 0। बस अब आपने करना क्या है, दोनों में से क्या करना है, दोनों को बराबर 0 के रखना है। तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे करेंगे एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -2 और एक्स -2 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 2 आएगा। पक्षांतरण करना जहाँ तक है आपको आता होगा, पक्षांतरण का मतलब बराबर के दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है, बराबर की तरफ संख्या को किसी बराबर के दूसरी तरफ ले जाना क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो x का मान कितना आ गया, एक तो आ गया 2, एक आ गया माइनस, कोई 2 और -2 दिया हुआ है, -2 या 2 या 2, 2 कॉमा -2, तो 2 कॉमा -2 हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। और एक काम जरूर कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो सभी विषयों की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की समय से मिलती रहें और आप क्या अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों की संख्या होगी। तो मूलों की संख्या हमेशा ध्यान देना, जितनी भी सबसे बड़ी घात, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है, ये बहुपद है, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है, तो वही क्या कहलाती है, शून्यंकों और मूलों की संख्या, शून्यंक कह दो या मूल कह दो, उनकी संख्या कहलाती है। अब शून्यंक, अब देखो यहाँ पे बहुपद है, तो बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर एक्स है, देखो एक यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो एक्स की घात 1 हुई, यहाँ पे एक्स की घात 2, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो सबसे बड़ी घात ही क्या होती है, शून्यंकों और मूलों की संख्या होती है, ठीक है, सबसे बड़ी घात क्या होती है, शून्यंकों और मूलों की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। क्या हो जाएगा, 2, घात कितनी है, 2 है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे बहुपद की, 2 है। अगर 3 होती तो यहाँ पे कितने होते, शून्यों की संख्या, मूलों की संख्या कितनी होती, शून्य कह दो या मूल कह दो, बात एक ही बेटा, ठीक है। तो मूलों की संख्या कितनी होती, 2 होती, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्या है चक्कर, चक्कर ये है कि भैया जो संख्या, जो घात सबसे बड़ी घात है, जो बहुपद की, बहुपद की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, मूलों की संख्या बराबर होती है। बहुपद की जो बड़ी घात है वही मूलों की संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे बताइए, उतने ही मूल होंगे उसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 23, 21, -21 और -23 के लिए सार्वंतर का मान ज्ञात की। तो सार्वंतर निकालना मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। सार्वंतर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर A2 माइनस A1। अब इसमें A1 A2 क्या होता है, मैंने बताया था, ये A1, ये A2, ये A3, A4, मतलब समांतर श्रेणी के पदों का क्रम से लगा दें तो ये क्रम क्या कहलाता है समांतर श्रेणी का, A1 A2 A3 A4 करके कहता है, ठीक है। पदों को ए से दर्शाते हैं समांतर श्रेणी में। तो सिंपल A2 कितना, देखो D बराबर A2 है हमारा 21 माइनस A1 कितना है आपका 23, तो घटा दीजिए, 21 में से 23 घटेगा तो भैया कितना बचेगा, -2। डी का मान कितना आ गया, -2। कोई ऑप्शन दिया गया देखिए, -2 कोई दिया है, नहीं दिया है, जो नहीं दिया है तो हमारा यहाँ ये जहाँ तक है आपका आंसर क्या होना, माइनस में होना चाहिए था, कहाँ गया, यहाँ पे ये -2 होना था, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं, हमने इसको क्या करना है, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया, आंसर कितना है, -2 इज राइट हमारा आंसर, ठीक है, यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिंदु 5,2 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए 5,2 कह रहा है ना, 5,2 मतलब एक्स अक्ष, तो ये एक्स अक्ष को दर्शाता है, एक्स अक्ष से दूरी दर्शाता है, ठीक है, एक्स अक्ष में, और ये वाई अक्ष में, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में। देखिए क्या होगा, अगर मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको, देखिए ये हमने क्या करा, ये है, मान लीजिए ये ग्राफ है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है। अब इसमें क्या करा, एक्स में 5, तो एक्स में 5 का मतलब यहाँ कहीं, और वाई में 2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 5 यहाँ कहीं आएगा, एक्स में, और वाई में 2, तो यहाँ कहीं आएगा ऐसे करके। तो ये है, तो एक्स अक्ष से दूरी यहाँ पे हुआ 5,2। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी, तो ये तो हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष समझ में आ रहा है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक्स अक्ष से दूरी कहा जा रहा है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, देखिए ये तो मूल बिंदु से दूरी, लेकिन एक्स अक्ष से दूरी कितनी है इस बिंदु की, ये है 2। कितनी है, 2। ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वाई में है, देखो एक्स अक्ष पे बिंदु तो ये है, सॉरी ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगा ना। ये दूरी कहाँ गई, इसको हम हाईलाइट करते हैं पेन से, पेन का कलर चेंज करेंगे। ये देखो दूरी तो यही है ना, एक्स से तो इतना ही दूर है, वाई से इतना दूर है, देखो, नहीं हाँ ये, ठीक है, वाई से कितना दूर है, ये 5, ये 5 काउंट होगी। ठीक है, हमेशा अगर एक्स अक्ष से दूरी कही जाए तो वाई का मान आपने क्या करना है, रख देना है। वाई का मान कितना लिखा हुआ है, 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई। अगर वाई अक्ष से पूछता तो कितना होता, वाई अक्ष से अगर हमें पूछा जाता कि वाई अक्ष से कितनी दूरी है, तो क्या करते हैं हम, वाई एक्स से दूरी पूछता तो हम एक्स का मान लिख देते। ठीक है, क्या करते हैं, एक्स का मान रख देते, क्या रखते हैं, एक्स का मान। ठीक हो गया, ये राइट आंसर हमारा क्या है, बी है। क्लियर है, राइट आंसर हमारा बी हो गया, 2 2। अगर वाई एक्स से कहता तो हम यहाँ पे लिखते 5, वाई एक्स से दूरी कितनी बिंदु की, 5 है, लेकिन एक्स एक्स से कितनी है, 2 है। क्लियर हो गया होगा। हमें क्या करना है, एक्स, अगर एक्स का पूछे एक्स एक्स से दूरी तो वाई का मान रख देना, वाई एक्स से पूछे तो क्या, एक्स अक्ष का रखना। अब कभी कभी क्या कहता है, मूल बिंदु से पूछता है, तो मूल बिंदु से पूछेगा, मूल बिंदु ये है सामने, ये 0,0 कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, 0,0, ये है मूल बिंदु, मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। ठीक है, मूल बिंदु है ये, जहाँ पे क्रॉस पॉइंट बना रखा है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगता है, कोई परेशानी लगती है ग्राफ को समझने में, वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आपने कहना उस वीडियो को देख लेना, या मुझे सिंपल कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा डिटेल में। ठीक है, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। चलिए अगला देखिए, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान होगा। तो सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो थीटा की जगह 45 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा भैया, फॉर्मूले से 1 हो जाएगा। तो आंसर में देखो ऑप्शन कोई 1 दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया है 1। तो हमारा जो आंसर राइट आंसर है वो कितना हो गया भाई, 1 हो गया। कितना है, 1 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है राइट। तो समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट या परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। कोई भी डाउट लगता है, कोई भी परेशानी लगती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। 17 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिए हैं एमसीक्यू के, और 18वां क्वेश्चन ये आपका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न में से प्रमेय संख्या है, निम्न में से प्रमेय संख्या है हमें बताना है। तो नहीं सॉरी, अपरिमेय संख्या हमें बताना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भैया, या तो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए संख्या, या क्या होनी चाहिए, पाई जैसी संख्या हो गई, पाई है तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या करना, अपरिमेय संख्या पर टिक लगा देना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या पर टिक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल परिमेय संख्या, बाकी सारी संख्या जो है 3 4 और 32 ये क्या है, परिमेय संख्या है। केवल पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 500 का 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में मान होगा। तो सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, देखो 5 × 100, 500 ये होता है, सिंपल समझ जाइए। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10।
ठीक है, इसका मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, दोनों 10 को 5 गुणा 2 5 गुणा, इसका मतलब और गुणा 1 5। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया, 5 5 5 की घात 3 और 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, तो 5 की घात 3 और 2 की घात 2, कोई ऐसा है ऑप्शन? तो यहाँ से आप 5 की घात 3 5 की घात 3 और 2 की घात 2, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट है बेटा। ठीक हो गया। चलिए अब देखो इसमें क्या करना है, या तो आप ऐसे कर लो जैसे मैंने समझाया तरीका, क्या 10 100 को क्या लिखते हैं, देखो 100 क्या होता है, 10 की घात 10, तो इसको हम 10 की 100 को हम लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, और एक 5 साथ में है तो 5, तो 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 हो जाता है। ठीक है, ये या आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 500 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जो आप करते आ रहे हैं फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 125, फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 25, फिर 5 से कटेगा, और फिर 5 से कटेगा। तो इस प्रकार भी आपका 5 की घात 3 और 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 आ रहा है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ये सारा आंसर हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर बार पूछा जाता है, माध्य से संबंधित है। क्या कहा जा रहा है आपको कि माध्य निकालना है, संख्या दी है x-2a, x-a, x प्लस ए और x+2। यहाँ पे x और a को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपका माध्य निकालने के लिए, तो आपने डरना नहीं है और इस सवाल को अच्छे से करके आना है। क्या करना है, देखो इन सब संख्याओं को जोड़ दो, कैसे दिखाता हूँ। क्या था, x-2a है, फिर प्लस x-a है, प्लस x प्लस x प्लस a प्लस x+2a, बटे में क्या करेंगे, माध्य निकाल लेना, तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला बता दिया, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को जोड़ दो और कुल संख्या कितनी है, तो देखो कुल संख्या कितनी है हमारी भैया, कुल संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, किससे देंगे, 5 से भाग देंगे, ये हमने 5 लिख दिया। अब देखो क्या कट सकता है, देखो जो कट रहा है काट दो, 2a से, यहाँ देखो 2a प्लस का और माइनस का कट जाएगा आपस में, उसके बाद a प्लस माइनस का a प्लस का कट गया, अब बचा क्या, सिर्फ देखो x बचा है, तो x को जोड़ दीजिए, x कितने देखो 1 2 3 4 और एक 5, 5x है, तो हम लिखेंगे 5x अपॉन कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आया, x आया। कितना आया आंसर, x आया। कहीं पर x आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, तो आंसर हमारा कितना हो गया बेटा, x हो गया। कोई डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट जरूर करना, कहीं पे कोई भी डाउट हो, और अगर वीडियो थोड़ा तेज हो रही तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर सकते हैं, आप पॉज करके सुन सकते हैं, या क्या कहते हैं थोड़ा स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदों की संख्या दी है 5 6 7 9 के और 20 का समांतर माध्य 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन होगा, सेम तरीका होगा, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, माध्य है या समांतर माध्य एक ही बात है, तो हमने क्या करना, माध्य लिखना है, तो सिंपल माध्य लिखेंगे। देखो माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस के प्लस कितना 20, बटे कितना, बटे टोटल संख्याएं कितनी हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, किनको गिना हमने, ये देखो 5 6 7 8 5 6 7 9 के और 20, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितनी संख्या है हमारी, 6 है, बस इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो 6 और 5 11 7 और 18, 18 और 9 27 और 20 47, 47 हो गया, बटे 6, 47 प्लस के भी था ना हमारे पास, के 47 प्लस के बराबर कितना भैया, माध्य तो दिया हुआ है, मैं 11 दिया ना, 11 यहाँ लिख दिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, 47 प्लस के बराबर 11 की 6 से गुणा हो गया तो 66 हो गया। अब बस क्या है, 47 को माइनस कर देना है, पक्षांतरण करेंगे, 66 माइनस 47 बराबर के दूसरे आप ले आए, उसको घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 16 में से 7 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, 19, तो के का मान कितना आ गया हमारा 19। कोई ऑप्शन दिया गया है क्या, देखिए ऑप्शन दिया है 19 क्या हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 19 क्या है, राइट है।
तो इसी के साथ यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और सारे क्वेश्चन लगभग आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू हो जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं। तो आपने क्या ना अच्छे तैयार जरूर कर लेना बेटा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के, वो उनकी वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपने क्या करना देख लेना है, वीडियो ऑलरेडी तैयार है उसकी भी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है कॉट 26/1064। तो कॉट 26 क्या कह रहा है, कॉट 26 डिग्री अपॉन 1064 डिग्री, इसका मान निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, कॉट 26 को लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये लगा देंगे, कॉट थीटा कितना है, कॉट 26, तो 20 से 10 90 माइनस 26 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा बेटा, देखो कॉट को लिख सकते हैं हम 10, ठीक है, 10 90 माइनस थीटा की जगह कितना लेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा बराबर कितना है 26 है डिग्री, ठीक है, तो 26, और अपॉन में कितना 1064। अब देखो 90 में 26 घटाएंगे तो कितना होता है, 64 ही होता, तो ये भी हो जाएगा 1064 डिग्री अपॉन 1064, ठीक है। काट दीजिए, 1064 से 1064 कटिएगा, कितना आया 1। क्या ये हमारा आंसर है, जी हाँ यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 1 आंसर हमारा कहाँ गया, ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट है, क्या है, ऑप्शन ए इज राइट हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट उसमें इससे आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि 2 2 3 3 नंबर 4 4 नंबर के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी लगती है आपको, तो कमेंट जरूर कीजिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि हम भी क्या हो, इससे मोटिवेट हो सकें, और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।